अध्याय 1 भूत की मौन में वापसी। माँ। लड़के की आवाज़ अंधेरे में गूंजी, धीमी, भयभीत और मंद होती हुई। मुझसे दूर रहो, उसे मत छुओ। महिला की चीख अंधेरे में गूंज उठी। उसकी आवाज़ अस्पष्ट और हताश थी। आकृतियां हिलने लगी, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक विदेशी भाषा में दबी हुई आवाज़ में आदेश सुनाई दे रहे थे। लड़के ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथों ने उसे खींच लिया। एक वैन का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। दुनिया गहरे काले रंग में डूब गई। भूत, भूत, जाग जाओ। उस आवाज़ ने उसे भयानक दुर्स्वप्न से झकझोर कर रख दिया। एक पल बाद एक ग्रेनेड के धमाके से बनकर हिल गया। रेत की बोरियां फट गईं और छर्रे जंग लगे धातु और पत्थर से टकराकर उछलने लगे। माइल्स हौंफते हुए अचानक उठ बैठा और चारों ओर मलबा बिखरने पर सहज रूप से करवट बदल ली। उसके कान बज रहे थे, लेकिन उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने अपनी बंदूक, चाकू की म्यान और कम्युनिकेटर की जांच की। उसका शरीर तो जानता था कि क्या करना है, भले ही उसके दिमाग में अभी भी एक शब्द गूंज रहा था, माँ। उसने हमेशा की तरह उसे दूर धकेल दिया। 16 वर्षों से उसने इसके अलावा कुछ और नहीं किया था। टारगेट उत्तरी सुरंग से आगे बढ़ रहा है। उसके साथ ही कैद की आवाज़ आई। विक्टर भागने की कोशिश कर रहा है। आज नहीं, माइल्स गुर्राया। जमीन से उठकर उसने अपना मास्क वापस पहन लिया। पल भर में वह गायब हो गया, एक भूत की तरह। मिशन जोन स्थान पूर्वी प्रांत, ब्लैकस्पायर की सुनसान चट्टानों के पास। वह परिसर पुरानी पत्थर की इमारतों और काले बाजार की शान शौकत का एक खंडहर था। कुख्यात हथियार व्यापारी विक्टर केल सुरंगों के जाल से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी जागीर को पूर्व सैनिकों, ड्रोन और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित कर रखा था, लेकिन वह घोस्ट के लिए तैयार नहीं था। माइल्स सनकरी गलियों में एक प्रेत की तरह धीरे धीरे चल रहा था। उसके जूतों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने साइलेंसर और आर्क रिएक्टिव सेंसर से लैस 2 पिस्तौलें निकाली। युद्ध में पले बड़े एक हत्यारे के हाथों में ये घातक और आकर्षक हथियार थे। 2 गार्डों के देखने से पहले ही वह उनके पास से सरपट निकल गया। एक खामोश पल, 2 लाशें गिर पड़ीं। वह आगे बढ़ा, अब एकदम करीब। आगे से आवाज़ें आ रही थीं, कईल और उसके अंगरक्षकों की। गलियारा एक आंशिक रूप से खुले स्टील के दरवाजे पर समाप्त होता था। उसने कदमों की आहट सुनी, घड़ी की लगातार बजने की आवाज़ सुनी और धत्तेरे की किल बुदबुदाया। वो यही है, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो कमीना यही है। एक गार्ड मुड़ा। कौन? भूत। उस शब्द ने उनके खून को जमा दिया। वह असली नहीं है, एक ने बुदबुदाते हुए कहा। नहीं, वह असली है, केल ने शॉटगन लोड करते हुए कहा। जब वे तुम्हें गायब करना चाहते हैं तो वे उसे ही भेजते हैं। पहले फ्लैशबैंग का इस्तेमाल किया गया। केल को अपनी आंखें ढकने का भी समय नहीं मिला। धमाके से दीवारें हिल गईं और अंदर मौजूद सभी लोग अचेत हो गए। माइल्स पूरी ताकत से, बेरहमी से और कुशलता से अंदर घुस आया। वह झुकता, गोली चलाता और वार करता रहा। उसके चाकू लोगों के शरीर में घुस गए। बंदूकें छीनी गईं और लात मारकर दूर फेंक दी गईं। एक आदमी ने उससे भिड़ने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसकी गर्दन पर कोहनी मारी और उसकी पसलियों के बीच चाकू घुसा दिया। केल भाग गया। बुरी चाल। माइल्स बक्सों और टूटे फूटे फर्नीचर के ऊपर से कूदते हुए उसका पीछा करने लगा। केल खांसते और लड़खड़ाते हुए एक बगल के दरवाजे से अंदर घुस आया। उसके हाथ में पकड़ी हुई शॉटगन कांप रही थी। मुझसे दूर रहो, वह चिल्लाया। माइल्स कुछ नहीं बोला। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। जब केल ने गोली चलाने के लिए मुड़ा तो एक फेंकने वाला चाकू उसके कंधे में जा लगा। वह चीख उठा। एक और चाकू ने उसकी कलाई पर वार किया। बंदूक नीचे गिर गई। माइल्स ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी सांसें संभली हुई थीं और दिल की धड़कन स्थिर थी। लाल आपातकालीन बत्ती में मास्क चमक रहा था, लेकिन केल मास्क को नहीं देख रहा था। वह माइल्स की छाती पर बने यमराज के टैटू को घूर रहा था, जो अब फटी हुई सामरिक शर्ट के नीचे से दिखाई दे रहा था। तुम भी उनमें से एक हो, केल ने सिसकते हुए कहा। तुम कब्रिस्तान से हो। माइल्स ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारा भूत हूँ। केल ने आखिरी चीज जो देखी वह पिस्तौल की नली से निकली एक चमक थी। बचाव अभियान हेलीकॉप्टर घने जंगलों वाली चट्टानों के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। तभी टीम वापस हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। अभियान सुचारू रूप से चला। कोई हताहत नहीं हुआ। एक और अवैध साम्राज्य चकनाचूर हो गया। टीम के बाकी सदस्य मजाक करते रहे, जानकारी साझा करते रहे और अपने साजो सामान की जांच करते रहे। माइल्स चुपचाप खिड़की के पास अकेला बैठा था, नीचे दूर पेड़ों से होकर गुजरती हवा की लहरों को देख रहा था। उसके हाथ उसके घुटनों पर टिके थे, जिन पर अभी भी खून के निशान थे। तुम ठीक हो? कैद ने पूछा। माइल्स ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कैद ने आह भरी। तुम्हें फिर वही सपना आया है ना? उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं है। उन्हें पता था कि इस मामले को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। माइल्स अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता था, कमांडर रे से भी नहीं। आधार स्थान पूर्वी प्रांत के आंतरिक भाग में स्थित एक छिपा हुआ वन गांव। जब वे उतरे तो कब्रिस्तान बेस बिल्कुल शांत था, जो एक पुरानी सैन्य चौकी के खंडहरों में बना था।
पहाड़ों और चीड़ के जंगलों से घिरा ये स्थान सुरक्षित, एकांत और उनका घर था, चाहे अच्छा हो या बुरा। माइल्स बैरकों, प्रशिक्षण मैदानों और गोदामों के पास से गुजरते हुए परिचित रास्तों पर चल रहा था। हर कोने में यादें बसी थीं। उसने यहीं खून बहाया था, यहीं पला बड़ा था। 12 साल की उम्र में एक परिसर की रक्षा के दौरान उसने अपने पहले आदमी को मार गिराया था। इस जगह ने उनका पालन पोषण किया। वह अपने कमरे में लौटा, अपने सारे कपड़े उतारे और बिना कमीज पहने शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर हिंसा का जीता जागता उदाहरण था, चाकू के घाव, गोलियों के निशान, जलने के घाव। यमराज का टैटू उसे घूर रहा था, धुएं और राख से ढकी एक कंकालनुमा आकृति जिसके हाथ में अर्धचंद्राकार दरांती थी। ये टैटू उसकी छाती के अधिकांश हिस्से को ढके हुए था और इसके चारों ओर निशान नसों की तरह फैले हुए थे। वह अनमने ढंग से उसका पीछा कर रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कमांडर रे दरवाजे पर खड़े थे, बूढ़े और थके हुए। उनकी उपस्थिति में अधिकार का भाव स्पष्ट झलक रहा था। अंदर आओ, माइल्स ने कहा। रे ने हाथ बांधे हुए प्रवेश किया। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। माइल्स ने कंधे उचका दिए। रे ने उसे गौर से देखा। मैं सोच रहा था, तुमने काफी कुछ कर लिया है। उद्धरण चिन्ह ... आपका क्या मतलब है? रे दीवार से टिक गया, उसकी आवाज धीमी थी। वह तुम्हारा आखिरी मिशन था। माइल्स ने भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम मुझे बेंच पर बैठा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। रे ने आगे कहा, तुमने कब्रिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी और से ज्यादा। तुमने इस देश के लिए, इस यूनिट के लिए, मेरे लिए खून बहाया। लेकिन मैंने तुम्हें इन जंगलों में मरने के लिए नहीं पाला था। माइल्स की मुट्ठियां कस गईं। रे ने मेज पर कुछ फेंका, एक डिब्बा और एक धुंधला पत्र। यह क्या है? माइल्स ने पूछा। तुम्हारा अगला मिशन, रे ने कहा। घोस्ट के रूप में नहीं, एक सैनिक के रूप में नहीं। माइल्स ने हैरानी से ऊपर देखा। रे ने उसकी आंखों में देखा। अब समय आ गया है कि तुम उस जीवन को खोजो जो तुमसे छीन लिया गया है। जाओ, उसे ढूंढो। माइल्स उस पत्र को घूरता रहा। उसका नाम कोमल लिखावट में लिखा था, जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। उनकी मां की लिखावट। वह कुछ नहीं बोला, बोल ही नहीं सका। उसका गला सूख गया था। उसने हिचकिचाते हाथों से चिट्ठी उठाई, मानो छूने से ही वह चूर चूर हो जाएगी। 16 साल युद्ध, खून खराबा और सन्नाटा, और अब यह। रे चुपचाप उसे देखता रहा। बूढ़े कमांडर की आंखें कठोर थीं, लेकिन उनमें कुछ छिपा था, शायद पछतावा या अपराध बोध। तुम्हें पता था, माइल्स ने फुसफुसाते हुए कहा। रे जरा भी नहीं हिचका। मुझे शक था, मेरे पास कभी कोई सबूत नहीं था अब तक। माइल्स ने डिब्बा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, फटी पुरानी और झुर्रीदार। नीले रंग के शटर वाले एक छोटे से घर के सामने एक महिला धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें कोमल थीं, जानी पहचानी। उसके बगल में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी बाहें महिला के पैर से लिपटी हुई थीं। उसकी मुस्कान मासूम थी। वह तस्वीर उसे गोली की तरह लगी। और इसके साथ ही गूंजें लौट आईं, अधूरी यादें, लोरी, वैनिला और चमेली की खुशबू, आंधी तूफान के दौरान उसके चारों ओर छोटी बाहों की गर्माहट। फिर चीखें, कांच के टूटने की आवाज, बेनाम परछायां और ठंड। उसने एक गहरी सांस ली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वह रोके हुए था, और डिब्बा बंद कर दिया। अंततः रे बोला, जाने से पहले आपको कल प्रांत के राष्ट्रपति से मिलना होगा। औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। माइल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। रे उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शुभकामनाएं, बेटे। वो शब्द हवा में गूंज उठा, मानो गोली की आवाज से भी भारी हो। बेटा, ये खून से नहीं निकला था। ये सालों के संघर्ष, साझा घावों और खामोश समझ से निकला था। और अब ये विदाई थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। माइल्स बैरक के बरामदे की हल्की रोशनी में खड़ा था। लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था। बूंदाबांदी उसकी कोट पर यादों की तरह चिपकी हुई थी, शांत लेकिन लगातार। उसने पत्र नहीं खोला। उसे खोलने की जरूरत नहीं थी, अभी नहीं। इसके बजाय उसने कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाए और धुंधले क्षितिज की ओर देखने लगा। 16 साल। उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। एक नाम, घर और गीत गाने वाली माँ वाला बच्चा। उसका वह रूप कहीं धूल में दब गया था, छापे और खून से लिखे गए अनुबंधों के बीच। वह भूलना सीख चुका था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। अब यादें छवियों के रूप में नहीं, बल्कि भार के रूप में लौटती थीं, उसके सीने पर, उसके अंगों में, और जिस तरह से उसका जबड़ा अनजाने में ही कस जाता था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। मैं अब कौन हूँ? ये सवाल हमेशा से मौजूद था, लेकिन अब तक इसने कभी जवाब की मांग नहीं की थी। माइल्स ने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया। उसने यह फैसला घंटों पहले ही कर लिया था। वह वापस जा रहा था, इसलिए नहीं कि उसे जाना ही था, बल्कि इसलिए कि उसके मन का एक हिस्सा ये देखना चाहता था कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ था। लिफाफे पर पता साफ साफ लिखा हुआ था, वही पता जिस पर उसकी माँ चिट्ठियाँ भेजा करती थी, वही पता जिसके बारे में उसकी माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कभी वापस लौटेगा भी या नहीं।
वह सबसे पहले वहां जाएगा, याद करने के लिए, उस घर को देखने के लिए जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, भूतों से मिलने के लिए, और शायद बस शायद खुद का एक अंश फिर से पा सके। अध्याय 2, सेवानिवृत्ति उपहार। प्रिय माइल्स, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे। 18 साल हो गए, विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कल ही तो मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था। आशा है तुम जहां भी हो ये पत्र तुम तक पहुंच जाए और तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें बुलाया नहीं गया है। होप और एशर, जुड़वा बच्चे, पिछले महीने ही 2 साल के हुए हैं। वे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं और हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। डैनियल उनके लिए एक बहुत अच्छे पिता हैं। वे दयालु, धैर्यवान हैं और हर दिन मेरे जीवन में आपकी अनुपस्थिति से आए खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। काश आप उन्हें कभी देख पाते। वे अक्सर अपने बड़े भाई के बारे में पूछते हैं और मैं उन्हें आपके बारे में कहानियां सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि उन कहानियों से उनकी यादों में जिंदा रहेगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ दिन दूसरों से ज्यादा कठिन होते हैं। घर की खामोशी बहुत भारी लगती है। मुझे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शरारतें और वो शांत पल भी याद आते हैं जब तुम मेरे पास बैठती थी, बस तुम्हारी मौजूदगी। जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन मैंने इस उम्मीद को थामे रखा है कि तुम वापस हमारे पास आ जाओगी। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं ये खत लिखती हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम इन्हें पढ़ोगी, इस उम्मीद में कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। डैनियल और मैं अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वो तुमसे कभी मिला नहीं है, लेकिन वो समझता है कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। मैंने उससे अपनी हर याद साझा की है, हर वो तस्वीर जो मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक डिब्बे में संभाल कर रखी थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम कैसे इंसान बन गए होगे। क्या तुम खुश हो? क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? चाहे आपने कितनी भी मुश्किलों का सामना किया हो या जिंदगी आपको कहीं भी ले गई हो, मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि यहाँ आपका हमेशा एक घर रहेगा, एक ऐसी जगह जहाँ आपको प्यार मिलेगा और आपका इंतजार रहेगा। इस घर में आज भी आपके बचपन की यादें, आपकी पसंदीदा किताबों की खुशबू और आपकी हंसी की गर्माहट दीवारों में बसी है। जब भी मैं खिड़की के पास बैठती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि आप उसी दरवाजे से वापस आ रहे हैं और यही उम्मीद मुझे जीने की हिम्मत देती है। मेरे बेटे, सावधान रहना। दुनिया बहुत बेरहम हो सकती है, लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत और हौसले पर पूरा भरोसा है। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हमेशा तुम्हारी भलाई की कामना करते हैं। अगर तुम कभी वापस आओ या अगर ये शब्द तुम तक पहुंच जाएं, तो जान लेना कि तुम्हें बहुत याद किया जाता है और हमेशा प्यार किया जाता है। मेरी हार्दिक भावनाओं के साथ, माँ। माइल्स ने पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़ा, उसकी माँ के शब्दों का भार उसके भीतर गहराई तक समा गया। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। सर, हम प्रांतीय मुख्यालय पहुंच गए हैं। माइल्स ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं। कार का दरवाजा खुला और वर्दी पहने सैनिकों की एक पंक्ति सावधान मुद्रा में खड़ी थी। उनके चेहरे गंभीर लेकिन सम्मानजनक थे। उन्हें जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी ख्याति उनसे पहले ही फैली हुई थी। वह भूत जिसने शत्रु सेनाओं में दहशत फैला दी थी, वह भाड़े का सैनिक जिसका नाम भय और प्रशंसा के मिश्रण के साथ फुसफुसाया जाता था। वे उनके भीतर निहित शांत शक्ति का सम्मान करते थे, उस शख्स की आभा का जो नरक से बचकर वापस लौटा था। संगमरमर के फर्श पर उनके बूटों की खटखटाहट की आवाज़ गूंजी जब वे उस भव्य इमारत की ओर बढ़े। सैनिक चुपचाप रास्ता देते हुए उस व्यक्ति के लिए हट गए जो एक किंवदंती और रक्षक दोनों बन चुका था। राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचकर माइल्स रुका और दस्तक देने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। दस्तक स्थिर और सधी हुई थी। अंदर आओ, अंदर से शांत आवाज आई। माइल्स ने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। राष्ट्रपति एक भव्य मेज के पीछे से उठे। उनके चेहरे के भाव भावहीन थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। कमांडर रे ने मुझे बताया कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति ने धीमी लेकिन सम्मानजनक आवाज में कहना शुरू किया। माइल्स चुपचाप, सीधा और स्थिर खड़ा रहा। राष्ट्रपति की निगाहें स्थिर रहीं। धन्यवाद, आपकी सेवा के लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। प्रांत आपका ऋणी है, जिसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। माइल्स ने हल्के से सिर हिलाया, यही एकमात्र संकेत था जो उसने दिया। राष्ट्रपति एक दराज के पास गए, एक लाल पहचान पत्र निकाला और उसे अपनी उंगलियों के बीच ऊपर उठाया। उन्होंने कहा, यह प्रांतीय सेना में जनरल का पद है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो। यह एक तरह का सम्मान है, एक ढाल की तरह। इसके साथ आपको विशेषाधिकार, सुरक्षा मिलेगी, कानूनी छूट, पहुंच, सम्मान। ये सर्वोच्च सम्मान है जो मैं दे सकता हूं। उसने कार्ड माइल्स की ओर बढ़ाया। माइल्स ने उसे उठाया, उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह को छू गईं। उसकी निगाहें लाल बैज पर टिकी रहीं, जो अधिकार और पहचान का प्रतीक था। राष्ट्रपति का लहजा नरम पड़ गया। ये काफी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही दे सकता हूं। आप इसके हकदार हैं। माइल्स ने जवाब में हल्के से सिर हिलाया।
राष्ट्रपति पीछे हट गए और शांति से हाथ जोड़ लिए। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, संसाधन, जनशक्ति, तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप अब हमारे ही हैं, चाहे आप बोलें या न बोलें। माइल्स चुप रहा। उसके चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ झलक रहा था, शायद कृतज्ञता, शायद दृढ़ संकल्प। बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे भारी दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर सैनिक अपने अपने पदों पर वापस आ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो अब केवल एक भाड़े का सैनिक नहीं, बल्कि एक जनरल था, एक भूत जिसने नए जीवन में पुनर्जन्म लिया था। राष्ट्रपति के निजी कार्यालय के भारी दरवाजे माइल्स के पीछे एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गए। कुछ ही क्षण बाद गलियारे की खामोशी संगमरमर पर जूतों की एक साथ गूंजती आवाज से टूट गई। उसके निकलते ही दो सैनिक तुरंत एक विशेष संरचना में खड़े हो गए। नीचे और भी लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइल्स राष्ट्रपति परिसर की भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरे, ढलती दोपहर की धूप ने प्रांगण को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की कतारें सावधान मुद्रा में खड़ी थीं। उनकी साफ सुथरी वर्दी और चमकीले पदक प्रकाश में चमक रहे थे। उनकी सलामी सटीक थी और उनके भावों में आदर और विस्मय का मिला जुला भाव था। यह कोई समारोह नहीं था, ये श्रद्धा का क्षण था। वे किसी नए पद पर आसीन व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे थे, वे एक मिथक का सम्मान कर रहे थे। भूत। वह बिना कुछ कहे उनके पास से गुजर गया। उसके चारों ओर एक गहरा सा माहौल था, अहंकार से नहीं, बल्कि उस घातक शांति से जो 100 बार मौत के मुंह से बच निकलने और कभी अपनी धारणा खोने से ही आती है। फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं, जोर से नहीं, बल्कि निगाहों से। कुछ लोगों ने उसकी कहानियां सुनी थीं, कुछ ही लोगों ने उसे युद्ध में देखा था, लेकिन कोई भी उसे भूला नहीं था। उनकी नई रैंक, जनरल, जो खून जैसे लाल रंग के बैज से उनकी छाती पर लगाई गई थी, ने केवल उस बात को वैधता प्रदान की जिस पर कई लोग पहले से ही विश्वास करते थे। माइल्स एक सैनिक से कहीं अधिक था। जैसे ही उनकी कार परिसर से निकली, काफिला बिखर गया। केवल एक शांत और बख्तरबंद वाहन राजधानी के बाहर स्थित निजी हवाई पट्टी की ओर बढ़ा। वाहन के अंदर का वातावरण ठंडा और अंधेरा था। इंजन की धीमी सी गूंज ही एकमात्र आवाज थी। माइल्स ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा काला फोन निकाला, सुरक्षित, गैर पंजीकृत और केवल एक लाइन से जुड़ा हुआ। उसने सिर्फ एक बटन दबाया। यह एक बार बजा। बॉस। आवाज आई, मधुर, धीमी, पेशेवर और स्पष्ट रूप से एक महिला की आवाज। मोनिका, माइल्स ने कहा। मैं स्टार हार्बर जा रहा हूँ। फ्लाइट प्राइवेट, केवल टर्मिनल तक ही पहुंच है। मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगी, उसने बिना रुके कहा। कब तक पहुंचेंगे? 30 मिनट। बोर्डिंग पास इस फोन पर भेजें। हो गया। लैंडिंग के बाद मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगी, उसने जवाब दिया और उसकी उंगलियां आवाज के पीछे तेजी से काम करने लगी थीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक सुरक्षित ठिकाना तैयार करूं? मोनिका ने हमेशा की तरह मधुर स्वर में पूछा। नहीं, माइल्स ने कुछ देर रुककर जवाब दिया। इस बार नहीं। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए? मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ। मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा। फोन पर कुछ हल्की सी आवाजें आई और लोकेशन की सूचना मिल गई। उसके बाद मेरे लिए एक होटल ढूंढ देना, बस इतना ही। समझ गई, उसने कहा। लेकिन उसने साधारण बुकिंग नहीं की। कुछ ही सेकंड में मोनिका ने स्टार हार्बर की सबसे खास संपत्तियों में से एक, द विरिडियन क्रेस्ट में पेंटहाउस खरीद लिया। निजी लिफ्ट, पूरे फ्लो की सुरक्षा, स्काईलाइन वाला टेरेस और किसी किले से भी ज्यादा निचता। उसने अनुमति नहीं मांगी, उसने कभी नहीं मांगी। मुझे आसपास ही एक जगह मिल गई है, उसने शांत भाव से कहा। आप शहर के केंद्र में होंगे, आपके भेजे गए पते से 2 ब्लॉक दूर। शांत, सुव्यवस्थित और बिना किसी दखल के। उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। इस बार नहीं, उन्होंने आगे कहा। मैंने आपके लिए हवाई पट्टी से ड्राइवर का इंतजाम कर दिया है। वह शहर से अच्छी तरह वाकिफ है। वह उपलब्ध रहेगा। माइल्स ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा। फिर उनके लहजे में बदलाव आया। इरादा स्पष्ट हो गया। मुझे नाम की जांच करानी है। मोनिका अपनी डेस्क पर थोड़ा आगे झुकी, उसकी मुद्रा और भी सख्त हो गई। नाम? एलेना केलर। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर एक पल के लिए रुक गईं। बस एक क्षण के लिए। एक औरत। माइल्स की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ। उद्धरण चिन्ह ... वह तुम्हारे लिए क्या है? मेरी माँ। इसके बाद जो सन्नाटा छाया, वह तकनीकी नहीं था, वह भावनात्मक था। मोनिका एक पल के लिए स्क्रीन को घूरती रही। उस शब्द का बोझ उन दोनों के बीच मंडरा रहा था, माँ। इतने सालों तक उसके साथ रहने के बावजूद उसने उसे कभी यह कहते नहीं सुना था, न ही कभी उसे किसी और के बारे में बात करते सुना था। ठीक है, उसने धीरे से कहा। मैं जितना हो सके उतना इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। आपके आने से पहले आपके पास एक फाइल होगी। धन्यवाद। एक विराम। ओह, और बॉस, उसने हल्के लहजे में कहा, लेकिन पूरी तरह तटस्थ नहीं था। होटल के बारे में? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उनके पास
साधारण कमरे नहीं थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा का मतलब समझाओ। पेंट हाउस, उसने झट से कहा। अच्छे पर्दे हैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, उसने और कुछ नहीं कहा। उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कॉल कट गई। क्षितिज पर जेट विमान की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वह चिकना और पहले से ही ईंधन से भरा हुआ था। माइल्स गाड़ी से उतरे और रनवे की ओर बढ़े। एक कर्मचारी ने चुपचाप उन्हें एक लिफाफा थमा दिया। उसके अंदर फ्लाइट में चढ़ने की जानकारी और एक निवासी प्रवेश कार्ड था। विरिडियन क्रेस्ट पेंट हाउस। उसने धीरे से सांस छोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं, बस मोनिका। वह बिना कुछ कहे ही जहाज पर चढ़ गया। अध्याय 3, पत्र रक्षक। निजी जेट स्टार हार्बर के ठीक बाहर स्थित सुनसान हवाई पट्टी पर सुचारू रूप से रुका। आसमान धीरे धीरे धुंधली शाम में बदल रहा था, जिससे कांच जैसी चिकनी तटरेखा और दूर जगमगाते शहर के क्षितिज पर एक हल्की नारंगी आभा फैल रही थी। दरवाजा सरसराहट के साथ खुला और कदम आगे बढ़े। मीलों का सफर बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। सबसे नीचे 30 वर्ष की आयु के आसपास का एक सलीके से कपड़े पहना हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसने टर्टलनेक के ऊपर एक गहरा ब्लेजर, काले दस्ताने, करीने से संवारी हुई दाढ़ी और चिकने बालों में पीछे की ओर धकेले हुए स्टाइलिश एविएटर चश्मे पहन रखे थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए आगे कदम बढ़ाया। श्रीमान माइल्स, मैं एथन हूँ, आपका ड्राइवर। माइल्स ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी निगाहों से आसपास के वातावरण का जायजा लिया। ईथन अमीरों की संगत में आसानी से घुलमिल जाने वाला व्यक्ति था। पूर्व में नौकर रहा, अब निजी ड्राइवर बन चुका था। शांत, भरोसेमंद और अपने काम से काम रखने का आदी। मोनिका के नियमित माध्यमों में से एक से उसे नौकरी मिली थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह असल में किसकी सेवा कर रहा है। बस इतना पता था कि उसके मालिक का नाम उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता था जो आम लोगों के लिए बंद रहते थे। मुझे पता चला है कि आपको शांत सवारी पसंद है। पता पहले से ही सिस्टम में दर्ज है। एथन ने एक शानदार काले रंग की बेंटले फ्लाइंग स्पर का दरवाजा खोलते हुए कहा, जिसका इंजन किसी शांत शिकारी की तरह दहाड़ रहा था। अंदर से ताज़ा चमड़े और विलासिता की महक आ रही थी। माइल्स बिना कुछ कहे अंदर आ गया। जैसे ही वे हवाई अड्डे के द्वार से निकलकर पोर्ट सिटी की जगमगाती सड़कों पर पहुंचे, उनकी निगाहें बाहर की ओर टिकी रहीं। शहर उनके आखिरी बार देखने के समय से काफी विकसित हो चुका था। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें, तेज रोशनी, लेकिन हवा में अभी भी बंदरगाह से आने वाली नमक और जंग की गंध थी। और जैसे ही वे पुराने पत्र में अंकित शांत आवासीय क्षेत्र में पहुंचे, समय धीमा होने लगा। परिचित घर पुराने, सादे, गरिमापूर्ण लंबी कतारों में खड़े थे। कुछ का जीर्णोद्धार किया गया था तो कुछ अपनी लुप्त होती सुंदरता को बरकरार रखे हुए थे। यादें ज्वार की तरह उसके सीने को खींचने लगी, जिससे उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। फिर उसने उसे देखा। घर 2 मंजिलें, हल्का नीला रंग फीका पड़कर लगभग सफ़ेद हो गया था। सफ़ेद रंग की बाड़ एक तरफ थोड़ी झुकी हुई। वर्षों से इसकी मरम्मत और रंगाई होती रही थी, लेकिन इसकी मूल संरचना अभी भी वही थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला और वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एक पल के लिए वह हवा में थम गया। समय थम सा गया। फिर हल्की सी आवाज़ के साथ उसकी उंगलियों के जोड़ लकड़ी पर टकराए। दरवाजा खुल गया। वहां एक लड़की नहीं, एक युवती खड़ी खड़ी थी। नंगे पैर, हल्के लवेंडर रंग की हुडी पहने, उसके काले बाल एक कंधे पर बिखरे हुए थे। उसकी कोमल भूरी आंखें, जिनमें एम्बर रंग की झलक थी, उसके चेहरे से मिलते ही चौड़ी हो गईं। उसकी सुंदरता शांत स्वभाव की थी, न दिखावटी न बनावटी, बल्कि बारिश के बाद सुबह की हल्की धूप जैसी शांत। एक ऐसी गर्माहट जो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती थी। उसकी त्वचा पर सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थीं और नाक पर तिल छलक रहे थे। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें धीरे धीरे उस पर घूम गईं। दुबला पतला शरीर, सतर्क मुद्रा और वह खामोशी जो कवच की तरह उसे घेरे हुए थी। उसकी आंखों का भारीपन, उसके हाव भाव की स्थिरता और जिस तरह से वह खड़ा था, मानो वह आने से ज्यादा जाने का आदी हो। लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हुई, मानो किसी ऐसे नाम से मुलाकात हुई हो जो बहुत लंबे समय से सिर्फ कागजों पर ही अंकित था। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए एहसास झलक उठा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम माइल्स हो, उसने कहा। यह एक प्रश्न से अधिक एक शांत पुष्टि थी। फिर धीमी आवाज में, क्या तुम नहीं हो? उसके होंठ खुले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। मैं अप्रैल हूँ। वह एक तरफ हट गई। अंदर आओ। बैठक कक्ष में पुरानी किताबों और चमेली की मोमबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। दूसरे कमरे से हल्का संगीत धीमी आवाज में बज रहा था। अप्रैल कुछ क्षण तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर अंत में बोली, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। माइल्स वहीं खड़ा रहा। उसकी निगाहें घर के अंदरूनी हिस्से पर टिकी रहीं, जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन अब उस पर किसी और का हाथ था। वह आगे बढ़ी और धीरे से उसे बैठक कक्ष की ओर ले गई। तुम मुझे नहीं जानते, उसने पुराने सोफे के किनारे पर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन के अधिकांश समय से जानती हूँ।
उसने बगल की मेज की ओर इशारा किया जहां एक मिट्टी का डिब्बा रखा था। तुम्हारी माँ एलेना हर साल यहाँ एक पत्र भेजती है, तुम्हारे जन्मदिन पर। उसने कभी हार नहीं मानी, एक बार भी नहीं। हमेशा लिफाफे पर एक ही संदेश लिखती थी, अगर मेरा बेटा कभी वापस आए तो कृपया इसे उसे दे देना। उद्धरण चिन्ह। माइल्स ने धीरे से अपनी जेब से वह पत्र निकाला, वही पत्र जिसे वह राजधानी से अपने साथ लिए घूम रहा था। उसकी नज़र उस पत्र पर पड़ी। वो चिट्ठी, उसने नर्म आवाज में कहा, हम तक कभी नहीं पहुंची। 3 साल पहले हमने इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं आया। मुझे लगा शायद तुम वापस आ गए हो, कि आखिरकार उसने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन फिर अगले साल चिट्ठी दोबारा आ गई। वह खड़ी हुई, पास की एक अलमारी के पास गई और उसे खोला। उसमें से उसने एक पुराना धातु का डिब्बा निकाला। वह उसे उठाकर लाए और धीरे से उसके सामने रख दिया। ये सब यही है, एक एक चीज। जब मैं 5 साल का था तब से। माइल्स ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, सचमुच ध्यान से देखा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरे माता पिता ने ये घर खरीदा था। वो अपने पीछे उन चिट्ठियों के सिवा कुछ नहीं छोड़ गई थीं। जब पहली चिट्ठी आई जिस पर एक अनजान नाम लिखा था तो हम असमंजस में पड़ गए। मेरी माँ और पिताजी ने उन्हें संभाल कर रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी अभिभावक बन सकती हूँ, इसलिए मैं हर साल उनके साथ उनका इंतज़ार करती थी। और फिर तुम्हारा भी इंतज़ार करने लगी। उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है ये बेवकूफ़ी है, लेकिन तुम यहाँ आए बिना ही मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। उसने डिब्बा खोला, एक के बाद एक पत्र, सभी एक ही कोमल आशापूर्ण लिखावट में। वह नहीं रोया, लेकिन कुछ और भी गहरा घटित हुआ। एक दरार, एक बदलाव। उसके सीने में दबे भूतों का बोझ हिलने लगा। अप्रैल चुपचाप खड़ी हुई और उसे जगह देते हुए कमरे से बाहर चली गई। और दशकों में पहली बार माइल्स अपने अतीत की यादों के साथ बैठा था। एक हत्यारे, घोस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में। कमरा शांत था। माइल्स चिट्ठियों का डिब्बा गोद में लिए बैठा था। चारों ओर मंद रोशनी और चमेली की हल्की खुशबू फैली थी। घर भले ही बदल गया था, लेकिन यादों से भरा हुआ था। उसकी उंगलियां कागजों के किनारों पर फिर रही थीं, खुरदुरे, कुछ पीले पड़ गए थे, लेकिन सभी सुरक्षित थे। एक लिफाफा उसके हाथ में हल्का सा कांप रहा था। लिखावट, जिस तरह वह हमेशा उसका नाम माइल्स गोल गोल लिखती थी, मानो ये बहुत मायने रखता हो। मानो उसे यकीन हो कि वह इसे कभी न कभी देखेगा। वह नहीं रोया, लेकिन उसके अंदर कुछ हुआ। एक दरार, एक खामोश टूटन। उसने जितनी जानें लीं, जितने मुखौटे पहने, जितने नामों से पुकारा गया, ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि कोई असली चीज दीवारों को भेद रही है। अपराधबोध नहीं, पछतावा नहीं, बस हानि। वह आगे झुका और अपनी उंगलियों को होठों से दबाया। उसकी सांसें कांप उठीं। डिब्बा खुला ही रहा और चिट्ठियां उन यादों को फुसफुसा रही थीं जो इतनी भारी थीं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समय का पता ही नहीं चला और सब कुछ बीत गया। फिर कोमल कदमों की आहट और मिट्टी के बर्तनों की हल्की सी खनक सुनाई दी। अप्रैल 2 मग लिए हुए दोबारा प्रकट हुई। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे पीते हैं, उसने धीरे से कहा और उसे एक गिलास दिया। ये तो काला है, कहानियों में खोए हुए लोगों की तरह। उसने बड़ी मुश्किल से हल्की सी मुस्कान बिखेरी जो आकार से ज्यादा परछाई जैसी थी और प्याला उठा लिया। कम से कम इससे उसकी उंगलियां तो गर्म हो गईं। अप्रैल उसके सामने वाली कुर्सी पर वापस बैठ गई, अपने पैरों को मोड़कर। कुछ देर तक वे बस वहीं बैठे रहे। फिर चुपचाप, तुम इतने समय से कहाँ थे? उसने उत्सुकता भरी लेकिन विनम्र आवाज में पूछा। मतलब, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मैं बस जानना चाहती थी। माइल्स ने पहले तो ऊपर नहीं देखा, फिर उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा, मानो वह अपनी ही आवाज से अपरिचित हो। बहुत दूर, ऐसी जगहें जहां किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। उसने बीच में दखल नहीं दिया। मुझे पहले तो ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस कुछ टुकड़े, फिर नाम, फिर मैंने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें कमरे से भी ज्यादा गहरी थीं। लेकिन उसने कभी उनका इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। अप्रैल ने सिर हिलाया। उसने ऐसा नहीं किया। काफी समय तक मेरा नाम माइल्स नहीं था, उसने आगे कहा, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि अभी भी मेरा नाम माइल्स ही है। लेकिन मुझे हमेशा यह महसूस होता रहा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वो वही थी, अप्रैल ने कहा। और मुझे लगता है मैं भी। एक पल का विराम। घर से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई, मानो उसे सब कुछ याद हो। मेरे माता पिता छुट्टी पर गए हैं, उसने अचानक कहा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। मैं यहीं रुक गई हूँ, फाइनल परीक्षा का सप्ताह चल रहा है। मैं स्टार हार्बर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरा विषय साहित्य है। माइल्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। किताबें और पुराने पत्र, बात समझ में आती है। वह मुस्कुराए। दोषी, और आप? उन्होंने अपनी कॉफी की चुस्की ली। मैं किसी के लिए काम करता हूँ, बहुत यात्रा करता हूँ, मैं हमेशा एक जगह पर नहीं रहता। अप्रैल ने अपना सिर झुकाया। क्या इसका मतलब है कि तुम फिर से जा रहे हो?
उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं तो बस चिट्ठी लेने आया था। एक और विराम। उनकी निगाहें नीचे झुक गईं। मुझे इन सब की उम्मीद नहीं थी। मुझे खुशी है कि आप आए। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह भी ऐसा ही महसूस करेगी। फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं अधिक सौम्य था। अंततः माइल्स खड़ा हो गया। मुझे जाना चाहिए। अप्रैल उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। तुम फिर आओगे? वह हिचकिचाया। मुझे नहीं पता कि इस जगह के लिए मेरी क्या अहमियत है। तुम उसके बेटे हो, उसने कहा। बस इतना ही काफ़ी है। वह रात के अंधेरे में बाहर निकल आया। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, माइल्स धीरे धीरे बेंटले की ओर बढ़ा। एथन उसके बगल में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तैयार हैं, महोदय? माइल्स ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। कार धीरे धीरे शांत सड़कों पर आगे बढ़ गई। कार में वापस आकर जब बाहर शहर की रोशनी धुंधली सी होकर गुजर रही थी, माइल्स ने अपना फ़ोन निकाला। मोनिका की एक फाइल उसका इंतजार कर रही थी जिस पर कॉन्फिडेंशियल केलर एलेना लिखा हुआ था। उसने उसे थपथपाकर खोला। एलेना केलर, पूर्व नाम एलेना स्टलिंग, जन्म 1991, स्टार हार्बर। अपनी कक्षा में सबसे आगे, होशियार, उत्साही। उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने हाई स्कूल के प्यार एडवर्ड स्टलिंग से शादी कर ली, जो स्टलिंग लॉजिस्टिक्स के युवा सीईओ थे। 24 वर्ष की आयु में एडवर्ड की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो अचानक हुए व्यापार पतन के बाद हुई थी, जिसे बाद में सुनियोजित कॉर्पोरेट तोड़फोड़ माना गया। उसी महीने उनका 6 वर्षीय बेटा लापता हो गया। अपहरण कर लिया गया। कोई सुराग नहीं मिला, कोई मांग नहीं की गई। मामला ठंडा पड़ गया। उसने वर्षों तक खोजबीन की, कभी नहीं रुकी। कैरियर की प्रगति। हेड्रियन कॉर्प में कार्यकारी सहायक के रूप में नौकरी ली। उन्होंने अपनी अटूट दृढ़ता और रणनीतिक कुशलता के दम पर तरक्की की। उन्होंने दयालु स्वभाव वाले लॉजिस्टिक्स मैनेजर डैनियल केलर से शादी की। उनके जुड़वां बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, होप और एशर, उम्र 5 साल। वर्तमान स्थिति। एक दुर्लभ हृदय रोग के कारण बेहोश होने के बाद डैनियल केलर 11 महीने तक कोमा में रहे। बढ़ते हुए चिकित्सा बिल। चुपचाप संघर्ष करते रहे। हाल ही में कर्ज वसूलने वालों से धमकी मिली। अध्याय 4, मौन की सीमा। माइल्स मोनिका द्वारा भेजी गई फाइल को घूर रहा था। स्क्रीन की रोशनी में वे पंक्तियां चमक रही थीं जो उसकी मां के कठिन संघर्षों से भरे सफर को बयां कर रही थीं। उसने असहनीय पीड़ा से उबरकर अपना जीवन फिर से संवारा था। बचपन में ही उसे खो दिया था। दिल टूटने के टुकड़ों से उसने अपना जीवन फिर से खड़ा किया था। उसने दोबारा शादी की, डैनियल में एक अच्छा साथी पाया और जुड़वा बच्चों के साथ अपना परिवार बसाया। लेकिन जब जीवन पटरी पर आता दिख रहा था, तभी किस्मत ने बेरहमी से वार किया। डैनियल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका कोमा लंबा खींचता चला गया और बढ़ते हुए बिलों का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया। फाइल में दर्ज दैनिक कार्यक्रम को पढ़ते हुए माइल्स ने उसकी अथक दिनचर्या देखी। सुबह जल्दी उठकर जुड़वा बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल तक पैदल ले जाना, दृढ़ संकल्प के साथ काम पर जाना और शाम को डैनियल की देखभाल के लिए वापस लौटना। यह एक नाजुक संतुलन था। एक मां हर मुश्किल के बावजूद सब कुछ संभाल रही थी। माइल्स ने अपना फोन निकाला और झटपट 0 डायल किया। उसकी उंगलियां अभ्यास की दक्षता के साथ चल रही थीं। लाइन लगभग तुरंत कनेक्ट हो गई और एक शांत, स्थिर आवाज ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। डॉक्टर रेयस बोल रहा हूं, डॉक्टर ने कहा। उनका लहजा सम्मानजनक लेकिन परिचित था, जो वर्षों तक साथ काम करने का स्पष्ट संकेत था। क्या बात है बॉस? आप मुझे जरूरी होने पर ही व्यक्तिगत रूप से फोन करते हैं। माइल्स एक पल के लिए रुका, अपने विचारों को इकट्ठा किया, फिर शांत और अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, स्टार हार्बर में एक मरीज है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचें। मोनिका पूरी जानकारी और स्थान भेज देगी। इसे कल तक निपटाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रेयस ने जरा भी संकोच नहीं किया। उनकी आवाज में अटूट वफादारी और प्रतिबद्धता झलक रही थी। समझ गया बॉस। आपने हमेशा मुझे मुश्किल मामलों में भरोसा किया है और इस बार भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस मुझे फाइलें और संपर्क विवरण भेज दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द और कुशलता से पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। माइल्स को वही जानी पहचानी राहत महसूस हुई जो ये जानकर आती है कि रेयस जैसा कोई उसके साथ है। अच्छा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं रेयस। यह कोई मामूली मामला नहीं है। आपके साथ तो कभी नहीं, डॉक्टर। रेयस ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन आप जानते हैं कि मैं तैयार हूं। मैं तुरंत सामान पैक करूंगा और जैसे ही मुझे सारी जानकारी मिलेगी, मैं रवाना हो जाऊंगा। बॉस, इन परिस्थितियों को हमारे जैसा कोई और नहीं संभाल सकता। माइल्स ने कॉल समाप्त किया और तुरंत मोनिका को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे निर्देश दिया गया कि वह सभी आवश्यक फाइलें और जानकारी बिना देरी किए डॉक्टर रेयस को भेज दे। बातचीत का बोझ अभी भी उसके दिमाग में था, इसलिए माइल्स ने अपना फोन वापस जेब में रख लिया।
वह बेंटले की चिकनी चमड़े की सीट पर आराम से बैठ गया, जबकि एथन शांत सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए उस पेंटहाउस की ओर बढ़ रहा था जिसे मोनिका ने बुक किया था। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी धुंधली हो रही थी, लेकिन उसके विचार जगमगाते शहर के नज़ारों से बहुत दूर थे। मोनिका द्वारा भेजी गई फाइल केवल एलेना के जीवन का सारांश नहीं थी, यह उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। सब कुछ खोने के बाद उसने राख से खुद को फिर से खड़ा किया था। उसे फिर से प्यार मिला, डैनियल के रूप में एक अच्छा साथी मिला, और अतीत के घावों के बावजूद उसने एक परिवार बनाया। लेकिन डैनियल की बीमारी के रूप में भाग्य ने उसके साथ एक और क्रूर खेल खेला। बढ़ते चिकित्सा बिल, लगातार कर्ज वसूलने वालों के खिलाफ चुपचाप संघर्ष, यह एक ऐसी लड़ाई थी जो ज्यादातर अकेले लड़ी गई थी, एक शांत बाहरी रूप के पीछे छिपी हुई। माइल्स ने आत्मचिंतन के लिए कुछ दुर्लभ क्षण निकाले। उसने वर्षों अतीत से भागते हुए दर्द को कवच और मौन की परतों के नीचे दबाकर रखा था। लेकिन अब उसे जीवित रहने के लिए, अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करते देख उसके भीतर कुछ गहरा जागृत हुआ, न केवल जवाब खोजने का, बल्कि जो कुछ बचा था उसकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात पूरी तरह से हो चुकी थी और शहर की हलचल धीमी होकर एक शांत लय में ढल गई थी। उसने तय किया कि कल वह उनसे मिलेगा, एलेना और जुड़वा बच्चों से। अब हिचकिचाने का समय नहीं था। अतीत अब दूर की छाया नहीं था, वह यहीं था, इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में फोन की हल्की सी झंझनाहट हुई। मोनिका के संदेश से पुष्टि हुई कि डॉक्टर रेयस को फाइलें मिल गई हैं और वे तुरंत रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। माइल्स का ध्यान अब आगे की तैयारियों पर केंद्रित हो गया। उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं। जैसे ही एथन पेंटहाउस के पास पहुंचा, वहां की शांत विलासिता उसे अपने पुराने घर की गर्माहट के मुकाबले अजनबी और ठंडी लगी। अंदर जाकर माइल्स ने अपनी जैकेट उतारी और खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया, नीचे फैले शहर को निहारने लगा। रात के अंधेरे में डूबते ही माइल्स आखिरकार बेचैन नींद में खो गया। लेकिन आज रात शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सपनों में हवा ठंडी, दम घोंटने वाली धुंध से भरी हुई थी। वह एक धुंधली रोशनी वाले गलियारे में खड़ा था, दीवारें नम और दरारों से भरी थीं, दूर से आती फुसफुसाहटों की गूंज उसके चारों ओर गूंज रही थी। अचानक एक बच्चे की कोमल रोने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, नाजुक, हताश। आगे एक महिला दिखाई दी, उसका चेहरा धुंधला था, चेहरे के हाव भाव धुएं की तरह बदल रहे थे। वह संघर्ष कर रही थी, अदृश्य हाथों द्वारा खींची जा रही थी। उसकी आवाज धुंध में से निकल रही थी क्योंकि उसने कांपते हाथों से मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। माँ, माइल्स चीखा, ये शब्द उसके गले से असहनीय पीड़ा के साथ निकले। लेकिन वह महिला अंधकार में और भी डूबती जा रही थी, हर हताश विनती के साथ उसकी जान निकलती जा रही थी। गलियारा अंतहीन रूप से फैला हुआ था और चाहे वह कितनी भी तेजी से चले, दूरी कम नहीं कर पा रहा था। वह अचानक जाग उठा, दिल जोर से धड़क रहा था, त्वचा पसीने से तर थी। कमरा एकदम शांत था, शहर की रात की आवाजें मोटी कांच की खिड़कियों के पीछे से आती सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी उंगलियों को होठों पर कसकर दबाया, मानो खुद को संभाल रहा हो। उस चीख की गूंज अभी भी उसके मन में थी, एक ऐसे अतीत की भयावह प्रतिध्वनि जिसे वह कभी पूरी तरह से भुला नहीं सकता था। बाहर भोर की पहली किरण क्षितिज को रंगने लगी थी। माइल्स ने धीरे से सांस छोड़ी। कल उसे जीवितों का सामना करना होगा, भूतों का नहीं। भोर की पहली हल्की रोशनी पेंटहाउस की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, तभी माइल्स नींद से जागा। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, लेकिन मन बेचैन था। बिना किसी झिझक के उसने अपने रनिंग शूज पहने और बालकनी में कदम रखा। ठंडी सुबह की हवा ने उसकी त्वचा को छुआ और उसने गहरी सांस ली। शहर अभी भी अपनी सुबह की शांति में डूबा हुआ था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर आ गया। फुटपाथ पर उसके कदमों की लयबद्ध आवाज उसे सुकून दे रही थी। पास के पार्क में प्रवेश करते ही उसकी सांसें सामान्य हो गईं, जहां घास की पत्तियों पर अभी भी ओस की बूंदें थीं और जागते पक्षियों की हल्की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। पार्क सुबह जल्दी उठने वालों की धीमी चाल से चहलकदमी से गुलजार था। बुजुर्ग जोड़े अपने कुत्तों को टहला रहे थे, बच्चे गिलहरियों का पीछा कर रहे थे और कुछ अकेले लोग अपने विचारों में खोए हुए थे। माइल्स फव्वारे के पास से गुजरा, जहां ढलती धूप में पानी चमक रहा था, और जॉगिंग ट्रैक का चक्कर लगाया। हर कदम के साथ उसकी मांसपेशियां जागृत हो रही थीं। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की हल्की सी महक थी, जो इस बात का शांत संकेत थी कि जीवन आगे बढ़ता रहता है, भले ही यादें उसे रोकने की कोशिश करें। अपनी दौड़ पूरी करके वह उस मोहल्ले की ओर चल पड़ा जहां उसकी मां रहती थी। सुबह की चहल पहल गलियों में धीरे धीरे शुरू हो रही थी, गाड़ियां रवाना हो रही थीं, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, पड़ोसी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। तभी सुबह की हल्की धुंध में उसने उसे देखा। एलेना बड़ी सहजता से चल रही थी, मानो वह अपने बोझ चुपचाप सह रही हो। उसके काले बाल ढीले से जूड़े में बंधे थे, चलते समय कुछ लंटें रोशनी में चमक रही थीं। उसने सादे पुराने कपड़े पहने थे, कुछ भी दिखावटी नहीं, बल्कि साफ सुथरे और व्यवहारिक। उसकी आंखों में एक उदासी थी, मानो वह कोई अदृश्य बोझ ढो रही हो। लेकिन जब जुड़वां बच्चे उसके हाथों को खींचते तो उसकी आंखें नर्म पड़ जातीं।
जुड़वां बच्चे एक दूसरे की हुबहू नकल थे, ऊर्जावान और हंसमुख। छोटी बच्ची खिलखिलाते हुए आगे बढ़ती रही और उसके घुंघराले बाल लहराते रहे, जबकि उसके भाई की चौड़ी मुस्कान में वह खाली जगह दिख रही थी जहां से हाल ही में उसका एक दांत टूटा था। उनकी हंसी हल्की थी, मानो मुश्किलों के बीच मासूमियत का एक नाजुक बुलबुला हो। माइल्स का सीना कस गया। उन्हें देखकर, अपनी मां को वर्षों की अनुपस्थिति के बाद जीवित और वास्तविक रूप में, और उनके बच्चों को, उसके मन में विस्मय, खेद और लालसा का मिलाजुला भाव उमड़ आया। उसकी हर देह उसे उनके पास दौड़ने, उन्हें गले लगाने और उन शब्दों को कहने के लिए उकसा रही थी जो लंबे समय से अनकहे रह गए थे। लेकिन डर ने उसे रोक दिया। वह कुछ दूरी पर छिपकर उसका पीछा करता रहा और देखता रहा कि कैसे उसने उन्हें पास के स्कूल के गेट पर छोड़ दिया। बच्चों ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और इमारत की ओर मुड़ते ही उनके चेहरे खिल उठे। एलेना एक पल के लिए वहीं रुकी रही, उसकी निगाहें उन पर टिकी रहीं और उसके होंठ चिंता से दबे हुए थे। माइल्स पुकारना चाहता था, खामोशी तोड़ना चाहता था, उनके बीच बढ़ती दूरी को कम करना चाहता था। लेकिन हवा में लौ की तरह उसका साहस लड़खड़ा गया। वह एक अजनबी था, उस जीवन में एक घुसपैठिया था जिसे उसने उसके बिना बनाया था। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। इसके बजाय वह वहां अदृश्य होकर असहाय महसूस करते हुए खड़ा रहा। वह ऐसे बोझ ढो रही थी जिन्हें वह देख नहीं सकता था, एक ऐसा जीवन जी रही थी जो उसके बिना भी जारी था। वह उसमें कैसे दखल दे सकता था? वह उस नाजुक शांति को कैसे भंग कर सकता था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी? धीरे धीरे वह मुड़ा और पेंटहाउस की ओर वापस चलने लगा, हर कदम विरोधाभासी भावनाओं से भरा हुआ था। अपने आलीशान अपार्टमेंट के शांत वातावरण में लौटकर वह अपनी दिनचर्या में यंत्रवत रूप से रम गया। संदेश देखना, कड़वी काली कॉफी की चुस्कियां लेना और खिड़की से बाहर शहर की चहल पहल को निहारते हुए उसकी निगाहें उस ओर चली गईं। उसे पता था कि उसे मदद की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अतीत और वर्तमान के उस उलझे हुए जाल को समझ सके जिससे वह निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया और अप्रैल को संदेश भेजा, जिसमें उसने प्राथमिक विद्यालय के पास एक कैफ़े में मिलने का अनुरोध किया। कैफ़े सादा और आरामदायक था, जहां लेस के पर्दों से छनकर सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। भुनी हुई कॉफ़ी की हल्की सुगंध धीमी बातचीत की गुनगुनाहट के साथ घुल मिल रही थी। कुछ ही देर बाद अप्रैल आ गई। उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान माइल्स के भीतर उमड़ रही उथल पुथल को शांत करने का काम कर रही थी। वे एक कोने की मेज पर बैठ गए, जो उस शांत चहल पहल के बीच एक सुरक्षित ठिकाना था। कॉफ़ी? अप्रैल ने वेट्रेस को इशारा करते हुए पूछा। बिना चीनी के, काली कॉफ़ी, माइल्स ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में जवाब दिया। जैसे ही पेय पदार्थ आया, माइल्स ने हिम्मत जुटाते हुए उस गहरे रंग के तरल पदार्थ को घूर कर देखा। मैंने उसे आज सुबह देखा, उसने भावुकता से भरी आवाज में कहना शुरू किया। माँ, वो सच में है, वो जिंदा है, और उसके जुड़वां बच्चे हैं। वह रुका, शब्दों का भार उसके लिए असहनीय था। लेकिन वो संघर्ष कर रही है। उसका पति बीमार है, बिल, तनाव, वो जैसे तैसे गुजारा कर रही है। अप्रैल की आंखों में नरमी आ गई। ये बहुत बड़ा बोझ है, खासकर अकेले। माइल्स ने कप को कसकर पकड़े हुए सिर हिलाया। मैं वहां रहना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मुझे चाहती भी है या नहीं, या इतने सालों बाद उसके जीवन में वापस आने का मुझे कोई अधिकार भी है या नहीं। अप्रैल ने मेज के उस पार हाथ बढ़ाया और उसका हाथ माइल्स से छू गया। तुम्हें यह अधिकार है, माइल्स। खून के रिश्ते यूं ही खत्म नहीं हो जाते, और जिस तरह तुम यहाँ खड़े होकर उनके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हो, उसका महत्व तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें उससे मिलीं और उनके बीच की कमजोरी स्पष्ट रूप से सामने आ गई। लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो क्या होगा? अगर मैंने जो नुकसान पहुंचाया है वह बहुत गहरा हो तो क्या होगा? उसने धीरे से सिर हिलाया। कोशिश करने में कभी देर नहीं होती, और आपको ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपने जीवन में शामिल करें। आपको सब कुछ खुद ही संभालने की ज़रूरत नहीं है। उसके भीतर एक नाजुक सी उम्मीद जगी, नाजुक लेकिन वास्तविक। धन्यवाद, अप्रैल। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हल्के से दबाया। तुम्हें कभी पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइल्स और अप्रैल की बातचीत एक गंभीर मौन में तब्दील हो गई। कैफे का शांत वातावरण उनके चारों ओर बना रहा, ग्राहकों की फुसफुसाहट, बर्तनों की खनक और कभी कभार एस्प्रेसो मशीन की हल्की सी आवाज़। लेकिन माइल्स का ध्यान कहीं और भटक गया। उसकी निगाहें कैफे की चौड़ी कांच की खिड़की पर टिक गईं, और पल भर में उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। सड़क के उस पार उसने उसे देखा। एलेना वहां थी, जुड़वा बच्चों का हाथ थामे चल रही थी। उनके छोटे छोटे बैग हर कदम पर उछल रहे थे। बच्चे चहलकदमी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर अचानक उनकी हंसी रुक गई। कुछ गड़बड़ थी। वर्दीधारी दो पुलिस अधिकारी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें फुटपाथ पर अचानक रोक दिया। एलेना ने सहज ही बच्चों के आगे आकर उन्हें अपने शरीर से ढाल बना लिया। उसके चेहरे पर संयम था, लेकिन सतर्कता भी थी, ऐसा भाव जो सत्ता के आवरण में छिपी क्रूरता के बार बार सामना करने से उत्पन्न होता है।
माइल्स का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी उंगलियां कप पर इतनी कस गईं कि उसमें से चरमराहट की आवाज आई। अप्रैल ने ध्यान दिया। वह मुड़ी और उसकी नज़र का पीछा करते हुए बोली, माइल्स अब जाओ। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। वह खड़ा हुआ, बिल चुकाने के लिए मेज पर पर्याप्त नकदी रखी और लंबे लंबे कदमों से कैफे के फर्श को पार किया। जैसे ही वह दोपहर की रोशनी में बाहर निकला, दरवाजा खुल गया और हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। सड़क के उस पार टकराव बढ़ता जा रहा था। मैडम, आपको कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, एक अधिकारी ने पैड पर टैप करते हुए गुस्से से कहा। क्या आप जानती हैं कि सिस्टम के लिए बकाया बिलों वाले देनदार कैसे दिखते हैं? मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही हूँ, एलेना ने शांत लेकिन तनाव भरी आवाज में जवाब दिया। मैं किश्तों में भुगतान कर रही हूँ। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। समय समाप्त हो गया है, दूसरे अधिकारी ने व्यंग्य करते हुए कहा और मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुक गया। शायद कोमा में पड़ा तुम्हारा प्रेमी जागने पर भुगतान कर दे, है ना? प्रथम अधिकारी ने ठहाका लगाया और जुड़वा बच्चों ने डर से पीले पड़े चेहरों के साथ अपनी मां के कोट को और कसकर पकड़ लिया। फुटपाथ पर चल रहे लोग धीरे धीरे चलने लगे थे। कुछ लोग रुक भी गए। एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। सब लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर एक अधिकारी ने आगे बढ़कर एलेना की कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से नहीं कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इतना जरूर कि उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इतना जरूर कि उसे अपमानित किया जा सके। मुझे मत छुओ, उसने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा। अधिकारी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। या फिर क्या? और तभी माहौल बदल गया। अप्रैल अभी अभी कैफे से बाहर निकली थी, उसका मुंह कुछ पुकारने के लिए खुला ही था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। माइल्स जा चुका था। न चलना, न दौड़ना, बल्कि भीड़ को चीरती हुई परछाई की तरह आगे बढ़ना। उसे देखते ही अप्रैल की सांसें थम गईं। दर्शकों के बीच से काले रंग की एक धुंधली सी आकृति गुजरी। माइल्स ने पलक झपकते ही दूरी कम कर ली। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह वहां था, एलेना और बच्चों के सामने। उसने अधिकारी की गर्दन को जकड़ लिया और एक ही झटके में उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। अधिकारी की आंखें सदमे से फटी रह गईं, उसके जूते हवा में उछलने लगे और भीड़ हैरानी और विस्मय से भर उठी। एलेना घबराकर इधर उधर घूमने लगी। जुड़वा बच्चे चीखने लगे। दूसरे अधिकारी ने अपनी बंदूक निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन माइल्स अब कैफे में बैठा हुआ वो आदमी नहीं रहा था। वह वाकई असाधारण व्यक्ति थे। अध्याय 5, दीवार। अधिकारी के पैर हवा में लटक रहे थे और वह व्यर्थ ही लात मार रहा था। उसके हाथ उसकी गर्दन पर लगी लोहे जैसी पकड़ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि माइल्स ने उसे पेड़ से ऐसे टिका रखा था मानो उसका कोई वजन ही न हो। दूसरे अधिकारी ने हैरानी से अपनी रेडियो पर चिल्लाते हुए कहा, अधिकारी घायल है। मैं दोहराता हूं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, माइल्स अंधेरे में तलवार की तरह तेजी से उसकी ओर मुड़ा। अपने खाली हाथ से उसने उस आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली, उसे बड़ी आसानी से घुमाया और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वे टुकड़े सस्ते खिलौनों की तरह जमीन पर बिखर गए। दूसरा अधिकारी पीला पड़ गया, लड़खड़ाकर पीछे हट गया और भाग गया। माइल्स के सीने से एक गहरी, आदिम गर्जना निकली। उसकी उंगलियां अधिकारी की गर्दन पर और कस गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? उसकी आवाज सन्नाटे में बम की तरह गूंजी, पेड़ों से पक्षियों को झकझोर दिया। सबकी निगाहें मुड़ गईं, सांसें थम गईं। एलेना वहीं जम सी गई। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह चौड़ा और स्थिर खड़ा था, पुलिस की टिमटिमाती नीली और लाल बत्तियों से घिरा हुआ। लेकिन उसके बारे में कुछ, जिस तरह से वह खड़ा था, उसे ढंक रहा था, उससे उसकी धड़कन धीमी हो गई। कुछ पल पहले वह बहुत डरी हुई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। और फिर भी वह सुरक्षा अराजकता में लिपटी हुई थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक तूफान की तरह था, शांत, नियंत्रित। क्रोध उससे ऐसे फूट रहा था जैसे झुलसी हुई धातु से गर्मी निकलती हो। उसका हाथ अधिकारी को ऐसे थामे हुए था मानो उसका कोई वजन ही न हो, मानो न्याय ने स्वयं रूप धारण कर लिया हो। वह कौन था? वह चेहरा नहीं पहचानती थी, नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके सीने में कुछ मरोड़ उठा, डर से नहीं बल्कि दुख से। एक ऐसा दिल टूटना जिसका कोई कारण नहीं था, मानो किसी को अंदर से जलते हुए देखना, मानो किसी आत्मा को अपनी ही आग में जलते हुए देखना। उसने कांपते हुए हाथ को उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे रोकना चाहती है या उसकी ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके होंठों से शब्द, चाहे उनका जो भी अर्थ रहा हो, निकल ही नहीं पाए। अप्रैल का महीना ठीक उसी समय आया जब यह भयावह घटना घटित हो रही थी। नहीं, रोको कृपया, वह चिल्लाए और आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ ली। लेकिन वह जरा भी नहीं हिचका। उसकी पकड़ और भी कस गई, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, मांसपेशियां कुंडलित स्टील की तरह सख्त हो गईं। उसकी आंखें, जो कभी कोमल और दुख से भरी होती थीं, अब आग की लपटों में घिरी थीं। उसका जबड़ा जकड़ गया था। उसकी सांसें छोटी छोटी, टूटी फूटी सी आ रही थीं, मानो हर सांस क्रोध से भरी हो। ये सिर्फ उस अधिकारी के बारे में नहीं था,
यह उस क्षण के बारे में भी नहीं था। वह अतीत का गला घोंट रहा था। वे रातें जब वह खामोश रहा था, वे चोटें जो उसने देखी थीं और कभी मिटा नहीं सका, वे चीखें जिनका किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्हें उसे छूने का भी अधिकार नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन कमजोरी से नहीं। उन्हें उसे चोट पहुंचाने का भी अधिकार नहीं है। अप्रैल को ये साफ दिख रहा था, वह फिसल रहा था। गहरे गुस्से में डूबा हुआ, वह उसे वापस ऐसी जगह खींच रहा था जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। वह बेबस होकर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज रुक जाओ, तुम खुद को खो दोगे। लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन सका, अभी तक नहीं। फिर एक धीमी कोमल आवाज ने गरज के बीच से रास्ता बनाया। माँ, ये होप थी। फिर कांपती हुई आवाज में, माँ, यह ईश्वर था। अप्रैल के पीछे जुड़वां बच्चियां खड़ी थीं, उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे कांप रही थीं। उनके नन्हे नन्हे हाथ एलेना की स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। वे इतनी छोटी थीं कि सब कुछ समझ नहीं पा रही थीं, लेकिन डर को महसूस करने के लिए काफी बड़ी थीं। माइल्स जम गया। समय मानो एक मालगाड़ी की तरह उसके सीने पर वापस आ गिरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अधिकारी उसके हाथ से बेजान होकर गिर पड़ा, हौंफता, खांसता हुआ, गर्दन पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा लाल, सांस फूलती हुई, लगभग बेहोश। उसका होंठ फट गया था, वर्दी धूल और डर से सनी हुई थी। माइल्स धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके हाथ अब कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, बल्कि अपराधबोध से। दूर से सायरन की आवाज गूंज रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिर टायरों की तेज आवाज आई। एक पुलिस कार आकर रुकी। दरवाजे जोर से बंद हुए। बंदूकें तैयार थीं। 3 अधिकारियों ने अपने हथियार उठाए और एक आगे बढ़ा, एक लंबा आदमी, साफ वर्दी में, मजबूत जबड़े वाला, शांत लेकिन प्रभावशाली आंखों वाला। कप्तान सैम। उसने चारों ओर का नजारा देखा। उसका एक अधिकारी जमीन पर पड़ा था, दूसरा एक कोने में कांप रहा था, उसकी बंदूक पास ही में पुर्जों में बंटी पड़ी थी। भीड़ जमा होने लगी थी। फुसफुसाहटें, चीख पुकार, बंदूकें नीचे रखो। कप्तान की आवाज तलवार की तरह तनाव को चीरती हुई निकली। बाकी अधिकारी हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने बात मान ली। वह सहमे हुए दूसरे अधिकारी की ओर मुड़ा। समझाओ, अभी उसने हम पर हमला किया, महोदय। वह अचानक कहीं से आ गया। ऐसा नहीं हुआ, अप्रैल गुस्से से भरी आंखों से बीच में बोली। उन्होंने एक निर्दोष महिला के साथ बदसलूकी की। उन्होंने उसे अपराधी की तरह घसीटने की कोशिश की। उसने उन्हें रोका। भीड़ में हलचल मच गई। एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, वह तो बस अपने बच्चों के साथ टहल रही थी। एक महिला ने कहा, इस इलाके में ये पुलिस वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। वर्दीधारी गुंडे। आवाजें तेज होती गईं। हालात बदलने लगे थे। कैप्टन सैम ने अपने दोनों अधिकारियों पर तिरछी निगाहें डाली। उनकी एक ही नज़र में घृणा, निराशा और क्रोध झलक रहा था। उसे चिकित्सा सहायता दिलाओ, उसने घायल अधिकारी के बारे में आदेश दिया। फिर दूसरे अधिकारी से कहा, तुम्हारी और मेरी लंबी बातचीत होगी। उसने माइल्स की ओर देखा, जो अब चुपचाप खड़ा था, गहरी सांसें ले रहा था, सिर झुकाए, हाथ बगल में रखे। न विरोध कर रहा था, न प्रतिक्रिया दे रहा था, बस स्थिर खड़ा था, जैसे तूफान का केंद्र। कप्तान ने पास आते हुए कहा, युवक, मैं स्थिति समझता हूं, लेकिन तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? माइल्स ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि जब कानून का पालन करवाने वाले ही उसे तोड़ने लगते हैं। वह रुका। उसकी आवाज ठंडी लेकिन स्पष्ट थी। उद्धरण चिन्ह ... तो किसी को तो दीवार बनानी ही होगी, भले ही उन्हें खुद दीवार बनना पड़े। दूसरे अधिकारी ने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए फूले हुए होठों से व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन तुम्हें ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने थूकते हुए कहा, और अपने बगल में खड़े अतिरिक्त बल को देखकर उसका थोड़ा सा अहंकार फिर से जाग उठा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं, अपने हाथ पीछे करो। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ा। एलेना तुरंत उन दोनों के बीच आ गई। प्लीज कैप्टन, ऐसा मत कीजिए, वह तो बस एक लड़का है, उसने डर और घबराहट से कांपती आवाज में विनती की। अप्रैल उसके पीछे पीछे चली और उसके बगल में कदम रखते हुए बोली, तुम उसे उस काम के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते जो तुम्हारे आदमियों को शुरू से ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन माइल्स ने अपना हाथ उठाया, शांत, दृढ़, धीरे से उन्हें चुप करा दिया। उसकी निगाहें कप्तान पर टिकी रहीं। उसकी आवाज स्थिर थी। कैप्टन, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई नागरिक अधिकारियों पर हाथ उठाता है तो यह अपराध है। एक तनावपूर्ण क्षण। लेकिन क्या होगा अगर यह सत्ता ही हो जो सत्ता को व्यवहार करना सिखा रही हो? कैप्टन सैम की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने सावधानी से पूछा। माइल्स ने धीरे से अपने कोट में हाथ डाला। कोई नहीं हिला। फिर उसने एक पतला काला बटुआ निकाला और उसे खोलकर एक लाल सैन्य पहचान पत्र दिखाया, जिस पर प्रांतीय सेना का प्रतीक चिन्ह अंकित था, जिसके सुनहरे किनारे पुलिस की हेडलाइट्स के नीचे चमक रहे थे। हवा एकदम शांत हो गई। कैप्टन सैम आगे बढ़े, उनकी निगाहें कार्ड पर टिकी हुई थीं। लाल,
इसे केवल एक ही तरह का आदमी उठा सकता था। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा ही था। उसने ऊपर देखा, सचमुच देखा, अपने सामने खड़े युवक को। दुबली पतली, शांत, अविचलित और इतनी युवा। तूफान में शांति। पुरानी यादें उसके मन में उमड़ पड़ीं। कई साल पहले अकादमी में जब प्रशिक्षक दबी आवाज में युद्ध के एक रहस्यमयी शख्स के बारे में बात करते थे। एक युवा भाड़े का सैनिक, इतना कुशल, इतना घातक कि उसे भूत कहा जाता था। एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। एक ऐसा आदमी जो युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देता था। एक ऐसा आदमी जो हर मिशन के बाद हवा में धुएं की तरह गायब हो जाता था। वह एक मिथक थे। हाल ही तक सैम ने आंतरिक ज्ञापन पढ़ लिया था। भूतपूर्व सैनिक, मानद पदवी प्रदान की गई, जनरल। राष्ट्रपति के आदेश से लाल पहचान पत्र जारी किया गया। और अब उसके सामने खड़ा कोई अपराधी नहीं था। वह वही था। कैप्टन सैम का गला सूख गया। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उसी प्रांतीय सेना के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने घोस्ट की सामरिक रिपोर्टें पढ़ी थीं, अद्वितीय लेख जो गोपनीय अभिलेखागारों में संरक्षित थे। उन्होंने सुना था कि कैसे घोस्ट ने अकेले ही एक सरदार के शिविर को ध्वस्त कर दिया था। कैसे उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक गृहयुद्ध का रुख बदल गया था। और अब वह यहाँ था, 20 वर्ष की आयु का, युवा, शांत, जीवंत। मुझे नहीं पता था, सैम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कर्कश और लगभग श्रद्धापूर्ण थी। वह सहज रूप से पीछे हट गया। उसके दिमाग में मौजूद हर प्रोटोकॉल खतरे की घंटी की तरह बजने लगा। दूसरे अधिकारी ने स्थिति बदलते देख हैरानी से उन दोनों की ओर देखा। ये कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि नाम बोलने की जरूरत ही नहीं थी। कैप्टन सैम ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, कर्तव्य और इस एहसास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने लगभग एक जीवित किंवदंती पर बंदूकें तान दी थीं। यह कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास देश के आधे से अधिक जनरलों से भी अधिक अधिकार थे। उसने अभी अभी दीवार को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। कैप्टन सैम का हाथ थोड़ा कांप रहा था जब वह आगे बढ़ा। उसकी निगाहें सामने खड़े युवक की उंगलियों के बीच पकड़े लाल सैन्य पहचान पत्र पर टिकी थीं। वह कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं था, वह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो स्थानीय अधिकार क्षेत्र से परे थी। एक दुर्लभ चिन्ह जो केवल राष्ट्रपति परिसर द्वारा ही जारी किया जाता था। और उसे पकड़े हुए व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सारी कहानियां उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं, गुप्त फाइलें, बैरकों में फुसफुसा कर सुनाई जाने वाली कहानियां, वो मिशन जो कभी दर्ज नहीं हुए लेकिन युद्ध का रुख बदल गए। सैम को सब याद था। उसने उन कमांडरों के अधीन प्रशिक्षण लिया था जो घोस्ट को एक इंसान नहीं बल्कि एक ताकत मानते थे, अजेय, अछूत, रहस्यमय। और अब वो किंवदंती उसके सामने खड़ी थी, अंधेरे में छिपी नहीं, युद्ध के मैदान के बीच में नहीं, बल्कि यहीं इसी सड़क पर शांत खड़ी थी जबकि उसके चारों ओर तूफान मंडरा रहा था। सैम का सीना कस गया। फिर बिना किसी झिझक के उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर एक तीखे अभिवादन का भाव दिखाया। ये हरकत हवा में तलवार की तरह तेज, सटीक और श्रद्धा से भरी हुई थी। उसकी आंखें जरा भी नहीं हटीं। फिर वहां मौजूद सभी लोगों के आश्चर्य के बीच उसने घुटने टेक दिए। भीड़ ने अपनी सांसें थाम लीं। अविश्वास की लहर दौड़ती ही सिसकियों की आवाजें गूंज उठीं। उसके अधिकारी उसे स्तब्ध होकर देखते रहे। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। लेकिन जब सैम जैसा एक सम्मानित पुलिस कप्तान बिना किसी आदेश के घुटने टेक देता है तो स्थिति में कोई संदेह नहीं रह जाता। एक एक करके बाकी सबने भी उसका अनुसरण किया। उनके चेहरों पर उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और एक घुटने पर बैठ गए। उन्हें पूरी सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, उनके सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका विरोध किया जा सके। यहाँ तक कि दूसरा अधिकारी, वही जिसने कुछ क्षण पहले धमकियां दी थी, अब कांपने लगा। सच्चाई का एहसास होते ही उसका स्वाभिमान चूर चूर हो गया। जबड़े कसे हुए, होंठ पीले पड़े, वह भी नीचे गिर गया। वे डर के मारे घुटने नहीं टेके थे, वे सम्मान व्यक्त करते हुए घुटने टेक रहे थे। उन्होंने उस अधिकार के सामने घुटने टेके, ऐसा अधिकार जो पदवी से नहीं जीता जाता बल्कि बलिदान और अटूट विरासत के माध्यम से अर्जित किया जाता है। वे भूत के लिए घुटने टेक दिए। कैप्टन सैम ने गंभीर भाव से माफी मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। जब अंततः उनकी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा तो वह धीमी और शर्म से भरी हुई थी। मैं माफी मांगता हूँ जनरल, मुझे नहीं पता था कि हम किससे मुकाबला कर रहे हैं। मेरे सैनिक आज असफल रहे। हम अपने कर्तव्य और न्याय से भटक गए, और ऐसा करके हमने उस वर्दी का अपमान किया जिसे धारण करने की हमने शपथ ली थी। उसके शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस एक ऐसे सैनिक की सच्ची विनम्रता जिसे पता था कि उसने सीमा पार कर ली है। सैम एक पुलिस कप्तान की तरह नहीं बोल रहा था, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोल रहा था जिसका नाम सुनते ही कभी युद्ध सरदार कांप उठते थे। वहां जमा भीड़ में एक हल्की फुसफुसाहट फैल गई।
अविश्वास, विस्मय, अटकलें, वे जो देख रहे थे उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह कुछ असाधारण था। और उनके पीछे दो महिलाएं जम सी गई थीं। अप्रैल की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ खुल गए क्योंकि वह अपने सामने घट रहे इस पल को समझने की कोशिश कर रही थी। वह कभी भी सेना या सत्ता से जुड़ी किसी भी चीज के करीब नहीं रही थी। उसने कभी कोई कहानी या अफवाह नहीं सुनी थी, खासकर इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए माइल्स बस एक शांत, दयालु व्यक्ति था जो किसी बोझ तले दबा हुआ लगता था। और अब जिले के सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी को बिना कुछ कहे उसके सामने घुटने टेकते देख उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी का पद नहीं बताया गया, लेकिन कुछ अनकहा सा हवा में घुल गया, घना और अकाट्य। ये साधारण नहीं था, ये सामान्य नहीं था। माइल्स वास्तव में जो भी था वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वह उससे कहीं अधिक था। एलेना स्तब्ध खड़ी थी, उसकी सांसें भ्रम और अविश्वास के बीच कहीं अटकी हुई थीं। उसने अभी अभी पुलिस कप्तान को देखा था, एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति जो घुटनों के बल बैठा था। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी, और उसके बाद के कुछ ही पलों में उसके अधिकारी एक एक करके उसी तरह झुक गए। यहाँ तक कि वह अधिकारी भी जिसने उसे पहले पकड़ा था, जो अहंकार और अकड़ से भरा हुआ था, अब सन्नाटे में घुटनों के बल बैठ गया। और वे सब उसके सामने घुटने टेक रहे थे। वह आदमी जो बिना किसी झिझक के बीच में आ गया था, जिसने कम बोला, कम किया और फिर भी किसी न किसी तरह सब कुछ कर दिया। उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, कोई धमकी नहीं दी थी, यहाँ तक कि हथियार को छुआ तक नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने वो लाल कार्ड दिखाया, जो भी था, पूरा दृश्य बदल गया। मानो हवा ने ही उसे सबसे पहले पहचान लिया हो। एलेना ने जुड़वा बच्चों को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसके कानों में उसकी धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसे डर ने नहीं जकड़ा था, ये कुछ और ही था, कुछ अजीब सा, क्योंकि इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं था। यह आदमी, वह कोई दर्शक नहीं था, वह भीड़ में महज एक चिंतित चेहरा नहीं था, उसमें एक शांत अधिकार था, कुछ ऐसा जिसे आप समझ न पाने पर भी सवाल नहीं उठाते थे। लेकिन उससे परे स्टील और सन्नाटे के नीचे कुछ और भी था। जिस तरह से उसने उसे देखा था, सुरक्षात्मक, अडिग, किसी अजनबी की रक्षा करने वाले अजनबी की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हो। जिस तरह से उसकी निगाहें जुड़वा बच्चों पर टिकी रहीं, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि किसी ऐसी भावना से जो लगभग पीड़ा जैसी लग रही थी। इससे वह परेशान हो गई, क्योंकि हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह कौन था, उसके अंतर्मन में एक आवाज़ आई, शायद उसे ऐसा करना चाहिए।